हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं मोदी जी की वीडियो पर, और ये है आपकी अदालत में। और वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आई होप कि आपको अच्छी लगने वाली है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सजेस्टेड है। चलते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कि मोदी जी के बारे में और उनसे क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं। वो कैसे आंसर करते हैं उन क्वेश्चंस का। इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ से। लेट्स स्टार्ट। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो आजकल देश के हर बड़े नेता के निशाने पर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, आप जिस भी नेता का नाम ले लीजिए, उनके निशाने पर ये एक ही नेता है। और वो नेता आज होंगे आपके निशाने पर, देश की जनता के निशाने पर। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने की। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर, जिसमें आज का यह खास मुकदमा चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बचपन की रातें रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए गुजारी थी। आज वही चाय वाला बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। एक जमाने में जो नरेंद्र मोदी घर छोड़कर हिमालय की गुफाओं में चला गया था, आज वही नरेंद्र मोदी हर सर्वे, हर ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री पद के सबसे लोकप्रिय दावेदार हैं। जिस नरेंद्र मोदी की आरएसएस में ट्रेनिंग पर्दे के पीछे रहकर काम करने की थी, वही नरेंद्र मोदी आज हर पोस्टर, हर पब्लिसिटी में, हर दीवार पर दिखाई देते हैं। मैं दीप नहीं बुझने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया में, नेशनल प्रेस में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्तित्व हैं। 2002 तक जिस व्यक्ति ने न चुनाव लड़ा, न किसी पद पर रहा, वही नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो 3 बार पार्टी को चुनाव जितवाया, और अब अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर लोकसभा चुनाव में फ्रंट रनर बने हुए हैं। जिस नरेंद्र मोदी को 2 वक्त का खाना जुटाने में दिन रात एक करना पड़ता था, वो नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बन गए हैं। इस समय नरेंद्र मोदी देश के सबसे चर्चित और सबसे विवादित नेता हैं। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम नरेंद्र मोदी पर। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि इन्होंने पब्लिसिटी करके अपनी हवा बनाई है। मोदी जी जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, सोनिया जी, राहुल जी, चिदम्बरम जी, शरद पवार जी, सब परेशान हैं। जहां जाते हैं वो एक ही चीज उनको देखने को मिलती है, एक ही चीज सुनने को मिलती है, अब की बार मोदी सरकार।
अगर ऐसे शब्दों से किसी को चिंता होती है तो शायद वो छोटेपन की निशानी है, बड़ेपन की निशानी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ सोनिया जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में इश्तहारों का जाल बिछाकर एक आदमी को हर मर्ज की दवा और देश के लिए चमत्कारी नेता बनाकर पेश किया जा रहा है। आजकल दिल्ली पर ब्लैक मैजिक वालों का कब्जा है। ब्लैक मैजिक हुआ है, सब गायब हो गया है, सब गायब हो गया। जिन्होंने नौजवानों के रोजगार गायब कर दिए, जिन्होंने देश का कोयला गायब कर दिया, जिन्होंने बिजली गायब कर दी, तिजोरी गायब कर दी, तो ये ब्लैक मैजिक से ज्यादा अच्छा है ये जादूगरी। देखिए, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ऐसा माहौल बना रहे हैं कि इनसे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। देशभक्ति के नकली नारे लगाकर कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। इस देश के 125 करोड़ देशवासी देशभक्त हैं। किसी की देशभक्ति से किसी से नीचे नहीं होती, किसी से ऊपर नहीं होती, और इसलिए न मैं किसी की देशभक्ति पर शक करता हूं और न ही मैं कोई महान देशभक्त होने का दावा करता हूं। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी कहती है देश को एक चौकीदार चाहिए। मैं कहता हूं देश को करोड़ों चौकीदार चाहिए। एक चौकीदार से क्या होगा? अच्छा है कि मेरे भाषण वो ध्यान से सुनते हैं। और उन्हें ये मालूम है कि अगर 125 करोड़ चौकीदार होंगे तो कहीं न कहीं अपने काम चल जाएगा। एक चौकीदार होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये उनको मालूम है। और मुझे चिंता ये है कि जब 125 करोड़ चौकीदार होंगे तो जिन पर आदर्श घोटाले का आरोप है, करगिल की विधवाओं के मकान जिन्होंने ले लिए, क्या वे भी चौकीदार होंगे क्या? जिन पर आरोप है राजस्थान और हरियाणा के किसानों की जमीन हड़प ली, क्या वो भी ये 125 करोड़ में चौकीदार होंगे क्या? अगर ये है तो फिर तो लगता ऐसा है कि वो दूध की रखवाली बिल्ली को दे देंगे। देखिए, आपके नारे में, आपके पब्लिसिटी में, प्रोपेगेंडा में एक ही व्यक्ति है और उनका नारा है हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, सबको साथ लेके चलो। रियलिटी तो है हर हाथ लूट, हर होठ झूठ। जैसे यहाँ लोग मोदी मोदी कर रहे हैं हर जगह। अब नीतीश जी का मैंने भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे ये सब प्रचार है। टीवी खोलिए मोदी, रेडियो खोलिए मोदी सरकार, एफएम बैंड चलाइए इस बार मोदी सरकार, समाचार पत्र देखिए मोदी। वो कह रहे हैं कि ये मोदी ने अपनी हवा क्रिएट कर दी है, कोई लहर नहीं है, ये सिर्फ अपने आप ही कहते हैं, कोई नहीं कहता। एक तो मैं खुद कभी कहता, जनता की सुन लीजिए। आंसर बहुत अच्छा दिया। ये जो जनता के मोबाइल फोन है, जो मेरा भी मोबाइल फोन है, इसके ऊपर मैसेज आते हैं। और मैसेज क्या आते हैं ये मैं आपको सुनाता हूं, कैसे हवा बनती है। मैसेज आया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब की बार मोदी सरकार। मैसेज आया, राहुल गांधी ने खाई चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। फिर मैसेज आया, पराठों के साथ खाओ अचार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर किसने कहा, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर पॉलिटिकल भेजा किसी ने,
सोनिया जी ने मनमोहन जी से कहा, अब तो अपना मौन तोड़ दो सरदार। मनमोहन जी बोल पड़े, अब की बार मोदी सरकार। और एक अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया है, भाइयों मत मारो चांटा बार बार, मैं भी कहता हूं। मैं देश की ये जो देश की क्रिएटिव जनरेशन है उनका अभिनंदन करता हूं, और मैं मानता हूं कि अगर ये सोशल मीडिया न होता तो देश की क्रिएटिविटी का, देश की आवाज का पता ही नहीं चलता। अखिलेश यादव आपकी अदालत में आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये प्रचार, ये अब की सरकार, ये सब नारा बनाने के लिए एक अमेरिकन एजेंसी को हायर किया है, उसको 1000 करोड़ रुपए दिए। एक तो ऐसा कुछ किया नहीं है, न ही ऐसी कोई कंपनी रखी है, और न मैं ऐसी किसी कंपनी को मिला हूं। अब ये झूठ कई दिनों से चल रहा है। अच्छा हुआ आपने मुझे सवाल पूछ लिया ताकि मुझे सच कहने का मौका मिल गया। अगर सचमुच में 1000 करोड़ रुपए की कंपनी रखी होती तो शायद एक कंपनी वाली बात भी अखबार में नहीं छपती, क्योंकि उसकी इतनी तो ताकत होती ना कि क्या छपवाना क्या नहीं छपवाना। तो इसका मतलब ये मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आनंद शर्मा, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की पब्लिसिटी पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहला काम आनंद शर्मा जी ने यह करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार को, उसको लिखना चाहिए कि ये 10,000 करोड़ आए कहाँ से, किसके पास आए, उसकी जांच करो। कम से कम बाकी सब कामों में उनकी सरकार विफल गई है, न उनको कुछ करने का सूझता भी नहीं है। मैं उनको आइडिया देता हूं कि कम से कम ये काम करो। उनकी अभी 30-40 दिन बाकी है, पूरी सरकारी मशीनरी लगा दो और देश के सामने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दो। और मैं आनंद शर्मा को निमंत्रण देता हूं कि जितना हो सके उतना जल्दी करो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को आचार संहिता के कारण कोई रुकावट आती हो कि ऐसा कर सकते हैं, मैं इलेक्शन कमीशन को लिख करके देने को तैयार हो कि आनंद शर्मा और सोनिया जी की सरकार जितनी भी मोदी की जांच करनी है तो तत्काल कर ले, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ऐसे आदमी हैं, ये गंजों को कंगा बेच सकते हैं। मैं चाय बेचता था, कंगे तो मैंने बेचे नहीं हैं, लेकिन मैं ये कर सकता हूं, ये इन तक पहुंच गया, ये तो मेरी सफलता है। ये मेरी सफलता है। देखिए, ये तो सच है कि 2009 में, जिसका जिक्र राहुल गांधी अपनी पब्लिक मीटिंग्स पे करते हैं, एक गुब्बारा भरा था इंडिया शाइनिंग का, बहुत हवा भर के उड़ाया, वो फूट गया। वो कह रहे हैं कि अब ये 2014 में एक नया गुब्बारा लेके आए हैं और उसमें बहुत हवा भरी है, धड़ाधड़ वो उसे कहते हैं, हवा भरते हैं। और उनका कहना है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये गुब्बारा भी फूटेगा। 2002 में भी जब गुजरात का चुनाव था, कांग्रेस के मित्र यही कह रहे थे। 2007 में गुजरात का चुनाव हुआ, कांग्रेस के मित्र यही कहते थे। 2012 में गुजरात का चुनाव हुआ, कांग्रेस के मित्र यही कहते थे, और गुब्बारा उनका फूट गया, देश जानता है। तो पहली बार गुजरात में उन्होंने मेरे साथ फ्रेंडली मैच की है, और वो प्राइमरी मैच में बुरी तरह पिट गए हैं।
अब वो फाइनल में आए हैं, मैदान में जनता तय कर लेगी। देखिए, सोनिया जी का कमेंट मैंने देखा, वो पब्लिक मीटिंग में कह रही थी, ये ऐसे दिखा रहे हैं कि अब तक देश में कुछ हुआ ही नहीं और नरेंद्र मोदी आकर रातों रात कुछ कर देंगे। 21वीं सदी का ये पहला दशक, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी देश को। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जहां छोड़ा था, पूरे विश्व को लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान टेक ऑफ करेगा, देश आगे बढ़ेगा। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में हिंदुस्तान एक ताकत के साथ खड़ा होगा, लेकिन अचानक टेक ऑफ करना छोड़ दीजिए, हम रनवे पर ही कोलैप्स कर गए और इसके कारण देश को गंभीर नुकसान हुआ है। और उस संदर्भ में हम कहते हैं कि जितनी संभावनाएं पड़ी थी, आप मुझे बताइए, आपने ऐसा कोई देश देखा है कि गेहूं विदेश भेजे और चपाती बाहर से मंगवाए? ऐसा कोई देखा है? हम आयरन और विदेश भेजते हैं और स्टील बाहर से मंगवाते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? यह देश जिसके पास 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, दूसरी तरफ कोयला की खदानें बंद पड़ी हैं। खदानें बंद क्यों पड़ी हैं? तो फाइल खो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दिल्ली सरकार कहती है फाइल खो गई है। अब मुझे लगता है उनके लिए फाइल खो गई है, देश के लिए लाइफ खो गई है। और इसके कारण अगर वो कोयला होता तो 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने चलते, बिजली मिलती तो छोटे मोटे उद्योग चलते, छोटे मोटे अगर उद्योग चलते तो नौजवानों को रोजगार मिलता, देश का जीडीपी आज जो गिर गया है वो नहीं गिरता। ये जब सारी बातें हम उठाते हैं तो उनके मन में सवाल उठा है। और देखिए, उनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने काम किया कि नहीं किया, उनका प्रॉब्लम ये है कि हम 4-4 पीढ़ी से देश चलाते हैं, 60 साल से इस देश पर हमारा कब्जा है, और एक चाय वाला हमें ललकारता है, ये उनको सहन नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र है, छोटे से छोटा बच्चा भी शासक को सवाल पूछ सकता है। इनको सवाल सुनने की आदत नहीं है। परेशानी इस बात की है, परेशानी इस बात की है कि ये चाय वाला प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है। पहली बात है, नंबर 1 मेरी जिंदगी का उसूल है, और मैं आज आपकी अदालत के माध्यम से उस बात को जरूर कहना चाहूँगा। मैं वो इंसान हूँ जिसने इस मिनट तक कभी कुछ बनने का सपना नहीं देखा है, और मैं भी नौजवानों को कहता हूँ, कभी भी बनने के सपने मत देखो। अगर सपना देखना है तो कुछ करने का देखो। मैंने कभी भी बनने का सपना नहीं देखा। मैं तो कभी मेरे गांव में अगर थोड़ी पढ़ाई करने का सौभाग्य मिला होता और स्कूल का टीचर भी बन जाता तो मेरी माँ ने जरूर मिठाई बांटी होती। मैं तो उस बैकग्राउंड का हूँ। ये तो लोकतंत्र है, 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद हैं जो व्यक्ति का भविष्य तय करते हैं। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अपनी डिजाइन नहीं बना सकता है, अपना भविष्य तय नहीं कर सकता है। और अभी भी मैं कहता हूं, इस पल भी करने के सपने बहुत है, बनने का सपना एक भी नहीं है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देश की जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन चुनाव भी जीतेगा, और ये चुनाव के बाद जरूर तय भी हो जाएगा। लेकिन मेरे पास इल्जामात की बहुत लंबी फहरिस्त है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर जनता के इल्जामात और सवालात का पेपर। आजम खां का जो आज का बयान है वो आपको बताता हूं।
उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। ये वीडियो थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मोदी जी ने सही कहा है, एडवाइस बहुत अच्छी दी है कि जो सपना देखते हैं बनने का, आप बनने का सपना मत देखो, क्योंकि सपने जब बनने के होते हैं तो वो पूरे नहीं होते, लेकिन कुछ करने का सपना देखो तो 100% वो होता है, क्योंकि इसमें आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो। स्ट्रगल जब भी करोगे तो आप कामयाब होगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक मैसेज था। सो ओवरऑल वीडियो जो थी बेसिकली ये 6 इयर्स पहले की है, जब मोदी जी अभी इलेक्शन लड़ने वाले थे और उसके बाद इन्होंने अपनी सीट संभालनी थी, और सबको ही उस टाइम में वीडियो को देखकर लग रहा है कि सबको ही आइडिया हो चुका था कि मोदी जी ही अब नेक्स्ट पीएम बनने वाले हैं, क्योंकि जैसे लोगों का एक्सप्रेशंस थे, बात कर रहे थे, सब लोग ही खुश हैं मोदी जी से। और इनकी जो थिंकिंग है, जब पीएम नहीं थे तब जो उनकी थिंकिंग है, और इन्होंने जो कहा था कि कुछ करने का सपना देखो, और मैं आज भी कुछ बनने का नहीं, कुछ करने का सपना देखता हूँ, तो वो वाकई में ही उन्होंने करने का सपना, पीएम बनने से पहले जो सपना देखा था, आज वो पूरा होते हुए मैं देख रही हूँ। आज मुझे आइडिया हो रहा है कि इन्होंने जो 6 साल पहले जो बात कही थी, आज वो नजर आ रही है होती हुई। सो इस चीज पे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और मैं आप लोगों को, ऑल इंडियन को, इस चीज पे मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हूँ कि यार आप लोगों को इस तरह का एक परफेक्ट जो पीएम आपने सिलेक्ट किया है अपने वोट्स के जरिए, सो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। वेल डन। सो हम बात करते हैं मोदी जी। अच्छा, चाय वाला वर्ड लेकर लोग उनको इतना क्यों इरिटेट करते हैं, क्यों इस बात पर इतना ज्यादा लगा के बैठे हुए हैं? ये चाय वाला जो इंसान जिसकी बात कर रहे हैं, आज वो पीएम है, और वो इतने कोई अच्छे इंसान है। इनके दिल में जो, उनकी दिल की जो बातें हैं और उनके फेस पर नजर आती हैं, और वो अपनी डाउन टू अर्थ हैं, वो हर किसी से वैसे ही मिलते हैं जैसे कि वो छोटा हो या बड़ा हो, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो नीचे से ऊपर आते हैं, वो हर किसी को इक्वल समझते हैं, और जो जैसे कि ये कांग्रेस की पार्टी के लोग हैं, इन्होंने हमेशा यही सोचा है कि अपने लेवल के लोगों को ही बराबर रखना है। तो शायद यही वजह है और कि वो मोदी जी से इतना इरिटेट होते हैं, और उनको लगता है कि अब हमारी जो सीट है, हम ये सीट दोबारा से नहीं पा सकते, क्योंकि मोदी जी इससे हटने वाले नहीं है। आम जनता इनको एक्सेप्ट नहीं, कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये मुझे इस वीडियो को देखकर आइडिया हो रहा है। सो कांग्रेस जितना भी जेलस हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मोदी जी ने अपनी सीट बना ली है, और वो सिर्फ बनाई नहीं है, उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं, लोगों के लिए काम किया है, और जो कि नजर आ रहा है लोगों को। सो उनको चाय वाला बोलकर उनकी इंसल्ट ना करो, क्योंकि वो भले वो चाय बेचने वाला था, उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो वहां से यहाँ तक जो आए हैं अपनी एक मेहनत से आए हैं। सो मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती कि वो लोग क्यों इस तरह से, लोग उनसे इतना जेलस होते हैं कि इस तरह से मोदी जी को बोलते हैं। और खैर, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात भी नहीं है कि मोदी जी अगर चाय वाले भी थे तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो अपनी मेहनत करते थे, अपने बाबा का हाथ बटाते थे, और बल्कि ये फख्र की बात है, और इस पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि मोदी जी यहाँ से वहां पर पहुंचे हैं, अपनी मेहनत से पहुंचे हैं, ना कि ये दूसरे जो लोग जो आज उनको बातें करते हैं चाय वाला नाम लेकर। सो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, और इनसे कुछ सीखना चाहिए मोदी जी से उन लोगों को। एनीवेज, ओवरऑल वीडियो में अब तक हमने ये पार्ट 1 बनाया था, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है, तो इसको हम दूसरी जो हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं उसी की तरह हम इसको 2 से 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ताकि हम पूरी वीडियो देख सकें। और ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली, मोदी जी की थिंकिंग जानने को मिली, और
आइडिया हुआ कि पीएम बनने से पहले मोदी जी की थिंकिंग क्या थी और लोग उनके बारे में क्या जानते थे, क्या सोचते थे, और लोगों ने उनको किस तरह से क्या सोचकर वोट दिए। बाकी उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये जो एक कहते हैं कि कोयले का कान जो है वो बंद कर दी गई है और उसका केस चल रहा था, तो मतलब ये सिर्फ केस चलने की वजह से इतना बड़ा नुकसान कि कंट्री को नुकसान हुआ है, क्योंकि इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। अब जैसे कि अटल वाजपेयी साहब जो हैं सर, उनकी जब गवर्नमेंट थी उनकी, तो वो बिल्कुल कंट्री बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रहा था, हर चीज चल रही थी और इतने अच्छा एसेट था कंट्री के लिए वाजपेयी साहब। तो उनके डेथ के बाद 2016 में जब उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद से जैसे मोदी जी ने भी कहा कि वो जो है कंट्री अचानक से वो डाउन हो गई। जाहिर सी बात है, जो एक कंट्री को यहाँ से यहाँ अप लेवल पर लेकर जा रहे थे, अचानक से वो एसिड ही चला गया। तो उसके बाद फिर उनकी जो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को फेस करनी पड़ी, और कंट्री क्योंकि कंट्री की जीडीपी इकोनॉमी डाउन होती जा रही थी। और उसके बाद फिर मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है, और आने वाले वक्त में मुझे और उम्मीद है कि जो जैसे कि अब वैक्सीन भी तैयार कर ली है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बीजेपी गवर्नमेंट में, मोदी गवर्नमेंट में आज सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, और वैक्सीन तैयार हो रही है, और हर चीज़ में टॉप 5 टॉप 4 में भारत आता ही है हर हाल में। सो ये बहुत अच्छी बात है, और मिलिट्री भी इतना स्ट्रांग हो गई है। तो यार ये एक बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने की बात है, और सीखना चाहिए लोगों को उनसे बहुत सारी चीज़ें कि उन्होंने आज कहाँ से कहाँ कंट्री को लेकर आ गए हैं, भारत को कहाँ से कहाँ लेकर आ गए हैं। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि इसमें मोदी जी थे, और मोदी जी की बातें सुनने को आज मुझे मिला, काफ़ी इंटरव्यूज़ आज मुझे इस तरह से उनके बारे में इंटरव्यू में उनको बोलते हुए देखा। एक बहुत ही अच्छी नेचर के हैं, काफ़ी अच्छा लगता है उनको सुनकर, उनकी बातें सुनकर, और उनको सुनकर ऐसा लगता है कि हम एक जेन्युइन इंसान से बात कर रहे हैं, जो दिल से बात कर रहे हैं और हर किसी को इक्वल रखते हैं। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मोदी जी से लोग इतना जेलस होते हैं यार, कांग्रेस वाले इतना क्यों जेलस होते हैं? क्योंकि उनको शायद आइडिया हो चुका था कि अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी चांस आने वाला नहीं है, तो इसलिए शायद मोदी जी से लोग इतना जेलस हो रहे हैं। सो होने दो जेलस, हमें क्या, मोदी जी है तो सब मुमकिन है, और मोदी जी करके भी दिखा रहे हैं। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।